केरला स्टोरी के हिट हो जाने के बाद और कर्नाटक के इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अब जहां कांग्रेस की जीत हुई है तो वहां पर ईवीएम सब कुछ ठीक चल रहा है और बीजेपी की हार के बाद वहां का हिंदू बीजेपी विरोधी हो गया है। लेकिन इन सब के बीच और या मैं कहूँ इन सब से पहले 2 साल से आंध्र प्रदेश के हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज तक न तो मीडिया की नज़र में और न ही सरकार की नज़र में वो आ पाए हैं। मीडिया जहां उन्हें दिखा नहीं रहा है वहीं सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है और ना ही रेंगेगी, क्योंकि ये सिर्फ उनके भविष्य के लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए भी वो लोग लड़ रहे हैं, वो जूझ रहे हैं। और अगर वो हुआ तो एक शुरुआत होगी जिससे आपके भविष्य की काया पलट सकती है। आने वाले समय में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की काया पलट सकती है। जान लीजिए। 1 साल से ज़्यादा का समय था जब दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे थे और उन्हें कवर किया गया सिर्फ इसीलिए कि वो दिल्ली के आसपास थे और उन्होंने दिल्ली को घेर लिया था। इसके बाद टीआरपी के लिए मीडिया ने भी हवा दी और उस समय कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए भी उन्हें कोसा गया। बताया गया कि ये फॉरेन फंडेड जो है आंदोलन है, इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन फाइनली सरकार झुकी और काले कानून जो किसानों के खिलाफ थे उन्हें वापस लिया गया। लेकिन पिछले 2 साल से आंध्र प्रदेश के हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी जू नहीं रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नीला सीतारमन ने एक लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में कहा था कि ये सब जो प्लांट्स हैं उनको सरकार प्राइवेटाइज करेगी। उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी। ये इस तरीके से हो रहा है और फायदे भी गिनवाए जा रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसमें आप रहते हैं और आपने उसकी एक मंजिल को किराए पर चढ़ा दिया है। आप हर साल 20,000 रुपये महीना किराया उससे ले रहे हैं, मतलब वो आपकी कमाई का जरिया है। आप उससे 20 साल 30 साल 50 साल तक किराया लेते हैं। आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी उससे कुछ ना कुछ कमा सकती हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम अपने इस मकान को या आप अपने उस मकान को किराए पर मत चढ़ाइए, उसे बेच दीजिए, आपको एक बार में ही 50 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार कुछ इस तरीके के फायदे गिनवा रही है। लेकिन ये ठीक उसी तरीके से है कि एक बार आपके हाथ में 50 लाख रुपए होंगे, उससे आप क्या करेंगे। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो ये माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ ठीक जरूर करेंगे, लेकिन वो सबके पास नहीं होता। तो क्या हमारी सरकार के पास है? हमने देखा पिछले 7-8 साल में लगातार हमारे देश का कर्ज बढ़ रहा है और कोई ऐसा इनोवेशन आइडिया नहीं आया है जिससे ना तो किसानों की आय डबल हुई हो, ना व्यापारी को ही कोई फायदा हुआ हो, ना ही आम जनता को कोई फायदा हुआ हो। मतलब इस तरीके का कोई भी चीज नहीं है कि हम लगातार अपनी चीजों को, अपने प्लांट्स को, हमारी जो कंपनियां हैं उनको बेच रहे हैं और उससे कुछ अलग हटकर आ रहा हो जो आने वाले भविष्य में देश की जनता के लिए इतना फायदेमंद होगा कि जो कंपनियां पिछले 70-75 साल से चल रही हैं और कुछ ना कुछ हमें दे ही रही हैं, उन्हें प्राइवेट किया जाए। अब इन्हें प्राइवेट करने से एक काम तो होगा कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा एक बार के लिए, लेकिन जो महंगाई बढ़ेगी, जो नौकरियां जाएंगी, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सिर्फ इसीलिए आंध्र प्रदेश के हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक वाईजैक स्टील प्लांट है जो निर्मला सीतारमन की उस लिस्ट में था जो उन्होंने जारी की कि ये प्लांट बेचे जाएंगे, इन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। वाईजैक स्टील प्लांट जो है उस लिस्ट में है और उसे भी प्राइवेट किया जा रहा है। अब उसकी प्राइवेटाइजेशन से होगा क्या? उसकी बिड लग चुकी है और लगभग 22 कंपनियों ने उस बिड के लिए अप्लाई किया है। अब लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वो तेज हो रहे हैं। दिसंबर 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो वो लोग बड़े लेवल का प्रदर्शन करते हैं और गो बैक मोदी के नारे भी लगाते हैं, लेकिन कहीं पर भी मीडिया ने उसे कवर नहीं किया था, ना ही कोई खबर आई थी। अब ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो स्टील प्लांट है वो सरकार का है और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सरकारी है। ये बात ठीक है और ये भी बात ठीक है कि वो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए कि अगर कल को वो स्टील प्लांट सरकारी हाथों में से प्राइवेट हाथों में चला जाता है तो वहां पर क्या होगा?
अभी जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं वो खत्म हो जाएगी और उस स्टील प्लांट में आगे जो वर्कर होंगे वो धीरे धीरे एक प्राइवेट नौकरी पर होंगे। जहां पर आज वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, कल को वहां पर आपका बच्चा भी सरकारी नौकरी में हो सकता है अगर वो स्टील प्लांट बचा तो ये बात तो तय है कि आज वो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे या आपके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। और मैं सिर्फ इसी स्टील प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी स्टील प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, उन कोल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, उन देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो आने वाले समय में प्राइवेटाइज होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ और उस एक सरकारी इंस्टीट्यूशन की जिसे सरकार प्राइवेटाइज कर रही है, जिससे बिना पैसों के पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बिना पैसों के काम करना मुश्किल हो जाएगा और बिना पैसों के रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। ये आने वाले भविष्य की वो सच्चाई है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है और कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट नौकरियों के जो नियम कायदे कानून होते हैं वो आपके हिसाब से नहीं चलते और ना ही सरकार के हिसाब से चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने अभी एक लेबर लॉ में बदलाव किए थे और उन लेबर लॉ के बदलाव को सुनकर आप हैरान होंगे। लेबर लॉ में लिखा हुआ था कि कोई भी कंपनी अगर चाहे और अगर उसका एम्प्लॉय तैयार हो तो वो दिन में 10 से 12 घंटे भी काम करवा सकती है। अब ये तो कहने को लिख दिया कि अगर वो एम्प्लॉयर मतलब अगर वो कर्मचारी सहमत हो तो वो 10 से 12 घंटे काम करवा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप मुझे बताइए कि जब आप किसी भी कंपनी में प्राइवेट नौकरी मांगने जाते हैं तो क्या आप अपनी बात रख पाते हैं? अगर इंटरव्यूअर ने आपके मालिक ने आपको ये कह दिया कि आपको 12 घंटे काम करना है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा अधिकार है लेबर लॉज के अकॉर्डिंग कि मैं चाहूँ तो 8 घंटे काम कर सकता हूँ? आप कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही आपने मुंह से एक भी शब्द इसके लिए निकाला तो अगले ही मिनट कोई दूसरा कैंडिडेट तैयार होगा आपसे कम सैलरी में काम करने के लिए और आपसे ज़्यादा घंटे काम करने के लिए। ये सच है, मतलब अत्याचार उत्पीड़न शोषण तैयार है आपका होने के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है एक बैलेंस। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें सरकारी होनी चाहिए या सभी कुछ प्राइवेट होना चाहिए। अगर नियम कायदे कानून हैं जैसे यूरोप के देशों में है, जैसे अमेरिका के देशों में है, अगर नियम अच्छे हैं तो प्राइवेटाइजेशन में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत तैयार है अभी प्राइवेटाइजेशन के लिए? तो अभी के लिए जवाब तो है कि नहीं, हम नहीं तैयार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में एक महिला ने अपनी प्राइवेट कंपनी को जिसमें वो काम करती थी उसके खिलाफ इसीलिए कोर्ट में केस कर दिया क्योंकि उसने उसकी शिफ्ट के बाद 6 मिनट के बाद मेल किया था। क्या ऐसा हो सकता है? भारत में रात में मेल आता है एम्प्लॉयर के पास, कर्मचारी के पास, और उससे उसका जवाब देना होता है। अगर नहीं दिया तो अगले दिन बॉस उसे क्या कुछ कहता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जवाब सिर्फ इतना सही है कि हम अभी के लिए तैयार नहीं है, और अगर सरकार चाहती है तो नियम कायदे कानून में बड़े बदलाव ज़रूरी हैं ताकि लोगों का अत्याचार उत्पीड़न शोषण न हो। अभी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो भी ज़्यादा इसमें दखल नहीं दे रही, क्योंकि जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से इसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, या हम कहें कि वो राजनीति को भी हवा दे रही है। अगर वो सपोर्ट करे तो लोग और विरोध प्रदर्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और सिर्फ उनकी नहीं पूरे भारत के लोगों की आवाज़ सुनी जा सकती है कि प्राइवेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेकर आएगा एक समय के लिए, लेकिन उसके बाद सर्विसेज के नाम पर जो महंगाई होगी उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो जो मोनोपोली है वो अमीर लोगों के हाथ में चली जाएगी, जैसे वो अभी कानून बनवा रहे हैं। जैसे तमिलनाडु की सरकार ने कानून बनाया कि 12 घंटे अगर चाहे तो काम हो सकता है, इसी तरीके के कानून बनेंगे और फिर क्या होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।